हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमबीए स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट जो हमारा यूनिट है उसको करने जा रहे हैं। के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली होती है हमारी डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो जब प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कोई सामान उसमें सबसे शुरू में लगाते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है फर्नीचर्स की, तो उसका डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया बेटा? उसका डायरेक्ट मटेरियल होगा उसका वुड, लकड़ी, उसका डायरेक्ट मटेरियल होगा। ठीक है, इसके अलावा जो कपड़ा वगैरह जो लगाएगा वो भी उसका डायरेक्ट मटेरियल होगा। यानी कि वो सारा मटेरियल जो उस प्रोडक्ट के बनने तक, यानी कि यूज़ होने से पहले, जब वो यूज़ होने की कंडीशन तक आए, जब तक उस पे जो भी मटेरियल लगेगा वो सब उसका डायरेक्ट मटेरियल होगा। उसके बाद आ गई डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर भी बेटा यही होती है कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट जब तक उस रूप में ना आ जाए कि हम उसको यूज़ करें या हम उसको इस्तेमाल करें या उसको बेचें, तो जब तक वो उस कंडीशन में ना आए तब तक जितना भी लेबर लगेगा वो सब डायरेक्ट लेबर होगा, और जितना भी उसमें मटेरियल लगेगा वो सब डायरेक्ट मटेरियल होगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बारे में बात करेंगे। जब हम कोई प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो उसके कुछ ओवरहेड्स होते हैं बेटा, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। तो जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्ट लेबर और मटेरियल वो होते हैं जो वो प्रोडक्ट बना, जब तक वो बना वहाँ तक बन गया कि अब उसको यूज़ किया जा सकता है, यानी कि वो फिनिश प्रोडक्ट बन गया, तो वो डायरेक्ट है। वहाँ तक का जितना भी लेबर, जितना भी मटेरियल लगा वो सब डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट मटेरियल है। उसके बाद जितना भी लेबर या मटेरियल लगेगा, ठीक है, बनने के बाद, फिनिश प्रोडक्ट होने के बाद अगर कोई लेबर या मटेरियल लगता है तो वो सब उसका इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। उसके एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि इनडायरेक्ट लेबर के एग्जांपल हैं जैसे लुब्रिकेंट्स, ठीक है, क्लीनिंग सप्लाइज़, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर के सुपरवाइज़र, मेंटेनेंस स्टाफ, ठीक है। इसके बाद फैक्ट्री यूटिलिटीज़, उसका रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस। अब क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैसे बनेगा कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस उसमें डायरेक्ट लेबर जोड़ दीजिए, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जिनके बारे में बात की है मैंने, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री और डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री इंश्योरेंस और फैक्ट्री रेंट, और इन सबको जब हम जोड़ देंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को, तो वो हमारा क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा डायरेक्ट मटेरियल डीएम प्लस डायरेक्ट लेबर डीएल प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एमओ। ठीक है, डीएम प्लस डीएल प्लस एमओ। अब बात करेंगे हम कॉस्ट शीट की। देखो बेटा, कॉस्ट शीट क्या होती है कि ये एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में बताती है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में किस किस तरह की कॉस्ट लगी, कितना लेबर लगा, कितना मटेरियल लगा, कितना फैक्ट्री ओवरहेड लगा, कितना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगा, कितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगा, कितना उसमें प्रॉफिट है, वो सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी देती है। तो देखो यहाँ फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट हमने यहाँ पे दे रखा है। इसमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कि कोई प्रोडक्ट होगा और उसके बारे में हम पीरियड होगा उसका कि कब हम बना रहे हैं उसको। तो डायरेक्ट मटेरियल, उसमें प्लस कर दीजिए डायरेक्ट लेबर, तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, हमारा आएगा प्राइम कॉस्ट। दोनों डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जोड़ने पर हमारा आएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो मैंने ऊपर बताया था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएगा, और इनको हम प्राइम कॉस्ट में जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कहलाएगा। अब टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट जोड़ देंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं, टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारा फिर आएगा सेल्स वैल्यू। ठीक है, अब बात करेंगे हम यूजेज ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो
कोस्ट का कंपैरिजन करना हो डिफरेंट पीरियड्स में, तो हम कोस्ट शीट का जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। प्राइस का डिटर्मिनेशन करना हो कोटेशन प्रिपरेशन के लिए, तो हम कोस्ट शीट का यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ है, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन एंड कंट्रोल में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, और डिसीजन मेकिंग सपोर्ट में भी ये हमें पूरा यूज़ किया जा सकता है। इसके आधार पर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट की बात आएगी, तो कोस्ट का क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो कई आधार पे होता है। उसमें सबसे पहला होता है हमारा नेचर और एलिमेंट। तो नेचर और एलिमेंट के आधार पे हमारी कोस्ट होगी मटेरियल कोस्ट, लेबर कोस्ट। तो मटेरियल कोस्ट वो सारी कोस्ट होती है, रॉ मटेरियल हो, ठीक है, सप्लाईज़ हों, जो प्रोडक्शंस में यूज़ की जा रही है जो मटेरियल, वो हमारा मटेरियल कोस्ट होगा। और वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी वेजेस दी जा रही है, चाहे वो मज़दूरों को हम मजदूरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, या स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉइज़ को, वो सब हमारा लेबर कोस्ट होगा। तो लेबर वो मज़दूर भी है जो मजदूरी कर रहा है, और लेबर वो व्यक्ति भी है जो हमारे ऑफिस में बैठ के एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहा है कंप्यूटर पे, ठीक है, तो वो लेबर कोस्ट में आएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, यूटिलिटीज़ के, रेंट के, इंश्योरेंस के, डेप्रिसिएशन के, अदर जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब हमारे एक्सपेंसेस में कवर होंगे। तो ये तो आया हमारा नेचर और एलिमेंट के हिसाब से। अब फंक्शन के हिसाब से हम कहें तो प्रोडक्शन कोस्ट में हमारी क्या आएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हम प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आ रहा है और या सर्विसेज देने में जो खर्चा आ रहा है वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट रिलेटेड टू जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग लगे हुए हैं और जो उनका खर्चा आ रहा है, उनकी सैलरीज़ का, उनके कंप्यूटर्स के खर्चों का, और जो भी उन पे हम खर्चा कर रहे हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगा। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। तो ये क्या होता है कि मार्केटिंग, सेलिंग और डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कस्टमर तक माल पहुंचाना। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब कवर होते हैं। तो अभी तक हमने फंक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 3 प्रकार के होते हैं। बिहेवियर के हिसाब से हम कहें तो ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल। देखो, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती है। चेंज का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम आप कितना भी बढ़ाते जाइए, कम रखिए, ज़्यादा रखिए, फिक्स कॉस्ट आपकी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मान लीजिए आपके जो है किराया आपके फैक्ट्री का या आपके ऑफिस का 10,000 रुपये पर मंथ है, तो क्या है, आप एक यूनिट बनाइए, 1000 बनाइए, जितना भी आपका 100% कैपेसिटी हो उतना बनाइए या मत बनाइए, आपका 10,000 ही रहेगा, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वॉल्यूम के हिसाब से चेंज नहीं होती है, जो ठीक है, जो अनचेंजेबल होती है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जो जितना आप प्रोडक्शन करते हैं, जितना आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जितना भी आप बनाते हैं, उसके हिसाब से वो बदलती है। आप कम करेंगे तो कम होगी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगी। तो ये वेरिएबल नेचर की होती हैं, बदलती रहती हैं। सेमी वेरिएबल वो कॉस्ट होती हैं जिनमें उनका कुछ हिस्सा तो फिक्स होता है जो चेंज नहीं होता, और कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है जो चेंज होता है प्रोडक्शन के वॉल्यूम के हिसाब से, तो उनको सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो इसमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों के गुण होते हैं। इसके बाद ट्रेसिबिलिटी के हिसाब से हमारी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो मैंने बताया था कि जब प्रोडक्ट आपका फिनिश गुड्स तक बन जाए तब तक का जो भी खर्चा है वो डायरेक्ट होगा, चाहे वो लेबर हो, मटेरियल हो, ठीक है, या एक्सपेंसेस हो। और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट होने के बाद, यानी कि मान लीजिए आप आईफोन है, आईफोन कंपनी ने तैयार कर दिया, डिब्बे में आ गया, वो डिब्बा पैक हो गया, तैयार है, चेकिंग वेकिंग सब हो गई। तो अब उसके बाद उस पर जो खर्चा हो रहा है वो सब बनने के बाद, क्या है, वो डिब्बे के में रखने वाले को खर्चा आप दे रहे हो, वो सब खर्चे आपके इनडायरेक्ट होंगे, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद। अब टाइप्स एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग। टाइप ऑफ कॉस्टिंग क्या होती है कि एक होती है आपकी जॉब कॉस्टिंग, एक होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए, जॉब कॉस्टिंग क्या होती है बेटा, जॉब कॉस्टिंग ये होती है कि यूज व्हेन प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, ईच जॉब इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्टिंग। यानी कि हमने मान लीजिए कस्टमर के हिसाब से हमने लोगों को लगा रखा है कि
ये वाले कस्टमर को वो व्यक्ति देखेगा। तो वो जॉब कॉस्टिंग होती है कि उस व्यक्ति की कॉस्टिंग जो हम उस व्यक्ति पे खर्च कर रहे हैं, और तो वो खर्च हमारी जॉब कॉस्टिंग होगा। उससे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो भी वो फ़ायदा मिलेगा हमारे, मतलब हमें पैसा आएगा, तो हम उसको कंपेयर करेंगे। तो जॉब कॉस्टिंग तब होगी जब हम प्रोडक्ट या कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए चीनी है, चीनी जो बनती है वो प्रोसेस होती है, उसकी कई प्रोसेस होती हैं कि पहले शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसका रस निकाला जाता है, रस निकालने के बाद उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसको फर्दर उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद वो कुछ बनता है। तो ऐसे प्रोसेस होती है, फर्स्ट प्रोसेस ये होगी, सेकंड प्रोसेस में ये बनेगा। चीनी पता लग रहा है कि 4-5 प्रोसेस होने के बाद चीनी तैयार होती है, ठीक है। तो वो जो हर प्रोसेस का एक कॉस्टिंग होता है कि फ़र्स्ट प्रोसेस जब वो शुगर केन से, गन्ने से हमने जब वो रस निकाला तो उसकी कॉस्ट इतनी आई, उस रस को फिर हमने केमिकल के थ्रू साफ़ किया, उसकी गंदगी को दूर किया, तो उसकी कॉस्टिंग ये आई। तो ऐसे करते करते वो कॉस्टिंग, हर प्रोसेस की कॉस्टिंग हम जब हम करते हैं उसको प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। उसके अलावा एक होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये तब की जाती है जब हम कोई बड़े स्तर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, या कोई छोटे स्तर का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर सकते हैं कि जब एक स्पेसिफ़िक प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, या ये मानिए कि जैसे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में ख़त्म नहीं होता। ये पता लग रहा है कि 4 साल में कोई पुल हमने लिया और वो 4 साल में जाके बना, तो 4 अकाउंटिंग पीरियड लगे। तो हमें क्योंकि अकाउंटिंग तो हमें हर अकाउंटिंग पीरियड में क्लोज़ करनी है, तो हर अकाउंटिंग पीरियड में उस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को देखा जाता है और उसका एक नॉशनल प्रॉफिट निकाला जाता है, क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट तो तभी निकलेगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक माना गया प्रॉफिट निकाला जाता है कि भाई अभी तक हमने इतना वर्क कर लिया, इतना पैसा आ गया हमारे पास, उसके हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड्स, उसके फॉर्मूलाज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जाती है। एक होती है सर्विस कॉस्टिंग कि जब हम सर्विस के प्रोवाइड करने के हिसाब से कॉस्टिंग करते हैं कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं और इसमें इतना हमारा कॉस्ट आ रहा है, तो उसको सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं बेटा। इसके बाद आगे आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में आपका हो गया हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग आपका हो गया। तो ये क्या होता है कि एक्चुअल कॉस्ट जितनी भी पास्ट में एक्चुअल कॉस्ट हुई हैं, उनके बेस पे जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहा जाता है। उसके बाद एक होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? इसमें पिछली डेटा के को ही स्टैंडर्ड माना जाता है और उसी डेटा के हिसाब से हम जो है स्टैंडर्ड सेट्स करते हैं और आगे के भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहा जाता है। और उसको हम कंपेयर भी करते हैं, तो हम एनालाइज भी कर सकते हैं, वैल्यूएशन भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल के वर्क का, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है। एक होता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है और ये हमेशा उन चीज़ों के लिए किया जाएगा जिसमें देखा जाएगा कि मार्जिन कितना आ रहा है। अगर मेरा मार्जिन यानी कि प्रॉफिट मेरा अच्छा आ रहा है, कि मार्जिन का मतलब होता है कि अगर मैं मान लीजिए 10 प्रोडक्ट बना रहा हूँ और 10 से मुझे 11 प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे 10 से 11 पे जाना चाहिए नहीं, क्योंकि मैं ये देखूँगा कि 10 से 11 पे जाने पे मेरा अगर मान लीजिए कॉस्ट 5 रुपये आ रहा है और प्रॉफिट आ रहा है मुझको 6 रुपये, तो मुझको जाना चाहिए। और अगर मेरा कॉस्ट 4 रुपये आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है और मेरा प्रॉफिट आ रहा है 4 रुपये, तो मैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा जाके अपना 1 रुपये का नुकसान कर रहा हूँ। तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं देखूँगा कि क्या मुझको आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहेंगे। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है कि फ़िक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट्स को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड करता है और उसी के आधार पे डिसीजन मेकिंग कराता है। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को करने का, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जो है सही स्तर पे लाने का, तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है। इसके बाद आता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में हम बात करें तो देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास कभी भी मैन्युफैक्चरिंग वाली फर्म के पास
कभी भी रॉ मटेरियल की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की कमी हो गई तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, हमारी जितनी भी लेबर, जितना भी खर्चा लगा हुआ है, ठीक है, वो जो है बेकार हो जाएगा। यानी कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो उन लोगों को तो पैसा देना होगा। तो हम हमेशा उतना हमारे पास इन्वेंट्री रहे कि हमारा प्रोडक्शन ना रुके, इसके लिए हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैंने बता दिया किस लिए किया जाता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन ना रुके। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट यही है। तो इन्वेंट्री रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंश्योर ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल, क्योंकि ये बताता है कि भाई इतना तो आपको इन्वेंट्री रखना चाहिए, मिनिमाइज कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। इतना तो इन्वेंट्री रखना चाहिए कि आपका प्रोडक्शन ना रुके, साथ में आपके रखने की लागत, स्टॉक की लागत वो भी कम से कम हो। तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू ही हमें पता लगता है। तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की सबसे पहले बात करें तो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कच्चे माल को हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है पर अभी वो प्रोडक्ट नहीं बना, अभी बीच में ही है, चाहे वो किसी भी प्रोसेस में हो, पर उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे। और जब वो प्रोडक्ट बन चुका हो तो हम उसको फिनिश गुड्स कहेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग सप्लाई, MRO इसको कहते हैं। तो आइटम यूज टू सपोर्ट प्रोडक्शन बट नॉट डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोडक्ट। तो यूज़ किया जाता है पर डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता ये हमारे प्रोडक्शन में। अब उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड हमारे फीफो होता है, लीफो होता है। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो माल पहले आएगा वही माल पहले जाएगा, यानी कि जो परचेज़ हमारा पहले होगा वही माल हमारा पहले सेल होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है कि जो माल बाद में आया उसको पहले बेचो, उसको लीफो कहते हैं। एक होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं कि जितना हमने प्रोडक्ट ख़रीदा उनकी जो कॉस्ट आ रही होगी उस कॉस्ट का एवरेज निकाल लेते हैं और उस एवरेज पर ही हम अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं उस आगे। तो वो वेटेड एवरेज होता है। और जो मैंने बताया वो सिंपल एवरेज होता है। और इसी को अगर हम वेट से इंटू कर देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा वेटेड एवरेज आ जाएगा। इसके बाद हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है, ट्रैक्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम। तो हम चेक करते रहते हैं किसी भी इस स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम के जो है उसके एक्चुअल कॉस्ट को हम चेक करते रहते हैं, उसको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। एक होता है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कितने प्रकार का होता है बेटा? लेबर कॉस्ट यानी कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें जो भी लेबर लगा हुआ है उसकी कॉस्टिंग को हम लेबर कॉस्ट कहते हैं, उसके खर्चे को हम लेबर कॉस्ट कहते हैं। तो इसमें एक होता है बेसिक वेज, जो नॉर्मल पेमेंट की जाती है, चाहे वो वर्किंग आवर के हिसाब से किया जाए या किसी भी तरीके से, तो वो बेसिक वेज होता है। एक होता है ओवर टाइम प्रीमियम, कि अगर जितना टाइम 8 घंटे का टाइम है उसके बाद भी वो लोग वर्क कर रहे हैं तो उसको एडिशनल पेमेंट किया जाएगा, तो उसको ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं, या वर्क बियॉन्ड नॉर्मल आवर्स भी उसको कहा जाता है। इसके अलावा बोनस और इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं। फ्रिंज बेनिफिट यानी कि नॉन वेज का मतलब है वेज का मतलब यानी कि उसमें हम पैसा नहीं देते, उसमें हम बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स देते हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स दे दिया, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स की सुविधा दे दी, है नहीं, हमने कैंटीन की सुविधा दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हम इंश्योरेंस उनका करा रहे हैं, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशंस उनका कर रहे हैं, तो वो हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स होंगे। या हमने घर की सुविधा दे दी है, पानी की सुविधा दे दी, बिजली की सुविधा दे दी, दीज आर द फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी कि हम नगद पैसा नहीं देंगे, सुविधाओं के रूप में उनको दे रहे हैं, तो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा एक होता है पेरोल टैक्सेस, एम्प्लॉयर्स के शेयर्स को, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस को हम जब पेमेंट करते हैं सोशल सिक्योरिटी के रूप में, तो वो पेरोल टैक्सेस होता है। एक होता है आपका लेबर कोस्ट कंट्रोल। अब देखिए लेबर कोस्ट कंट्रोल, इफ़ेक्टिव लेबर कोस्ट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि टाइम ऑन मोशन स्टडीज़, स्टैंडर्ड टाइम सेटिंग। टाइम एंड मोशन स्टडीज़ का मतलब है कि हम अपने एम्प्लॉय के टाइम को चेक करते रहें,
उनके मोशंस वो किस टाइम पे कितना वर्क कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी स्टडीज़ के द्वारा हम जो है लेबर कोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम सेटिंग, हम टाइम सेट कर दें कि इस पर्टिकुलर जॉब या सर्विस के लिए इतना टाइम पर्याप्त है, उतने टाइम में उसको करना ही होगा। तो वो स्टैंडर्ड टाइम, उससे क्या होगा कि वो फालतू टाइम नहीं लगाएगा, जितना वो टाइम लगना चाहिए उस जॉब पे, उस सर्विस पे, उतना ही टाइम लगेगा। तो स्टैंडर्ड टाइम सेटिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी मेज़रमेंट हम के थ्रू भी हम कर सकते हैं मेज़रमेंट के, जितना वो व्यक्ति प्रोडक्टिव है हमारे संस्था के लिए, तो उसके मेज़रमेंट के द्वारा भी हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। अटेंडेंस मॉनिटरिंग करके भी हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं कि वो लोग देर से आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो अटेंडेंस मॉनिटरिंग करके भी कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू भी कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है कि उनकी स्किल्स के डेवलपमेंट करा दी जाए, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा वर्क करें। अब बात आएगी हमारी ओवरहेड्स की। अब बात करेंगे हम ओवरहेड्स की। देखिए, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों को एक्सपेंसेस कहा जाता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उनको हम ओवरहेड्स कहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि खर्चों को ही ओवरहेड्स कहा जाता है यानी कि एक्सपेंसेस को, तो कोई गलत बात नहीं होगी। जी हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चों को, एक्सपेंसेस को ही ओवरहेड्स कहते हैं। तो ओवरहेड्स क्या होता है, नेचर ऑफ ओवरहेड्स क्या हो सकता है, तो नेचर इनडायरेक्ट नेचर के हो सकते हैं, डायरेक्ट नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ओवरहेड की हम बात करें तो ये फंक्शंस के हिसाब से आप इनको क्लासीफाई कर सकते हो कि ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तब ये खर्चे किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जहाँ से अब ये सारा वर्क हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है, उनके खर्चे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो 3 प्रकार के हो सकते हैं फंक्शन के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग में वो खर्चे आते हैं जैसे आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, आप कोई कैंपेन करा रहे हैं, लोगों तक वो बात, अपना प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में वो सब बातें हैं जो जिसमें वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं। तो ये सेलिंग ओवरहेड अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग होते हैं, पर दोनों एक ही जगह लिखे जाते हैं। उसके बाद बिहेवियर के हिसाब से फिक्स ओवरहेड हो सकता है, वेरिएबल ओवरहेड हो सकता है, जो हमने पहले पीछे बात की, और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हो सकता है जिसमें फ़िक्स और वेरिएबल दोनों प्रकार के ओवरहेड शामिल होते हैं। अब ओवरहेड एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। देखो, एलोकेशन की बात हम बात करें तो डायरेक्ट असाइनमेंट ओवरहेड कॉस्ट टू स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर। के कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं? कॉस्ट सेंटर ये होते हैं कि ये बता दिया जाता है कॉस्ट सेंटर में कि आपको प्रोडक्शन, आपका जो है प्रोडक्शन का कॉस्ट है, तो वो लोगों की जिम्मेदारी होती है प्रोडक्शंस की कॉस्ट की। तो जो एलोकेशन होता है डायरेक्ट असाइनमेंट, यानी कि उन जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं उनको डायरेक्ट जो है ओवरहेड का कॉस्ट के बारे में बता दिया जाता है कि आपका जो है असाइनमेंट दे दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि आपका ये रहेगा, इतना आपका अपॉर्चमेंट होगा, एलोकेशन। उसके बाद अपॉर्चमेंट की बात आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट अमंग मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स यूजिंग एप्रोप्रिएट बेसिस। जब हम एप्रोप्रिएट बेसिस पे हम जब करेंगे तो अपॉर्चमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका कॉमन एलोकेशन बेसिस, डायरेक्ट लेबर आवर, मशीन आवर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फ्लोर एरिया, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, इनके आधार पे अगर हम कॉस्ट को देंगे कि अगर हम पता करेंगे कि लेबर का पर आवर हमें निकालना है, मशीन चल रही है तो उसका पर आवर, मशीन आवर निकालना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, फ्लोर एरिया के हिसाब से, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय के हिसाब से, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन एलोकेशन बेसिस। इसके बाद हमारा आएगा आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC। ABC क्या होता है? ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, और इसको हम एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि सेटअप किया, इंस्पेक्शन किया, मटेरियल हैंडलिंग किया,
तो वो सब एक्टिविटीज़ के हिसाब से जब हम कॉस्ट को एलोकेट करेंगे कि किस एक्टिविटी पे कितना कॉस्ट आएगा, कितना आना चाहिए, तो वो मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग हमारा लाएगा जिससे कि हम उसको जो है यूज़ कर सकें अपनी प्लानिंग में। अब की कंसेप्ट इन एबीसी के की कंसेप्ट क्या हैं, तो देखिए एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम टास्क और प्रोसेस को जो है हम देख रहे हैं एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग के सेटअप है, इंस्पेक्शन है, मटेरियल हैंडलिंग है, या कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं कि नंबर ऑफ़ सेटअप्स, इंस्पेक्शन आवर्स, नंबर ऑफ़ परचेजेज ऑर्डर्स, तो उसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। और कॉस्ट पूल्स ग्रुप ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी कि किसी एक्टिविटी को करने में जितने भी लोग लगे हुए हैं, जितने भी स्पेसिफिक एक्टिविटी को करने में ग्रुप्स लगे हुए हैं, उनके टोटल कॉस्ट को हम कॉस्ट पूल्स कहेंगे। इसके बाद आ गया हमारा एबीसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एबीसी को? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़, हमें सारी एक्टिविटी का एक मैप बना लेना चाहिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में हो रही हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे खर्चे हैं उनको एलोकेट करेंगे हर एक्टिविटी पर और एक कॉस्ट पूल बना लेंगे। उसके बाद कॉस्ट आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर। उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर क्या है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट एक्टिविटी रेट्स। अब डिवाइडेड एक्टिविटी कॉस्ट बाय कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम्स, उससे हमारा क्या आ जाएगा, एक्टिविटी रेट्स आ जाएगा। इसके बाद हम असाइन कॉस्ट टू प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई एक्टिविटी रेट्स बाय प्रोडक्ट यूजेज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर जब हम करेंगे तो हमारा कॉस्ट टू प्रोडक्ट आ जाएगा। अब एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, एबीसी को यूज़ करने की एडवांटेजेस क्या हैं हमारी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट बिहेवियर है। अब आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, कॉस्ट के बिहेवियर को समझ सकते हैं कि कॉस्ट क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है या सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, अनचेंजेबल है। उसके बाद इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको रिडक्शन अगर करना हो कॉस्ट में, उस अपॉर्चुनिटी को भी हम देख सकते हैं जिससे कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डिसीजन मेकिंग सपोर्ट को भी हम इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बेटर प्राइसिंग डिसीज़न है, यानी कि हम प्राइसिंग बाज़ार के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी क्वालिटी के साथ और अच्छे प्राइसिंग के साथ हम बाज़ार में ला सकते हैं जिससे कि हमें कंपटीशन का फ़ायदा मिले। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जो इसकी कॉस्ट है इसको लागू करने की, मेंटेन करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर बड़ी फर्म्स, कंपनीज़, ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ करती हैं, छोटी फर्म्स, कंपनीज़ इसको बचती हैं एबीसी को इम्प्लीमेंट करने से। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जो है कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी कॉस्ट को एलोकेट करना, ये कॉम्प्लेक्स वर्क होता है और सब व्यक्ति उस तरह के हर जगह नहीं मिल सकते जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर कर सकें। तो एक कॉम्प्लेक्स वर्क है, तो इसमें भी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। इसके अलावा ये जो है चेंज के लिए पोटेंशियल रेसिस्टेंस होता है, यानी कि चेंज को बहुत जल्दी से ये नहीं लेता, चेंज के लिए ये अनचेंजेबल होता है, यानी कि चेंज को ये जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। और मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, मैंने बताया कि ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए महंगी पद्धति होती है। तो ये था हमारा जो है पहला यूनिट आपके कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। आज आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो गया। आप इसको जो है अपने पहले यूनिट को अच्छी तरह से करें।